सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत अब हमारी चर्चाएं किस बात पर है कि भाई 17 तारीख को मतदान हो चुका, अब 3 तारीख को मतगणना होनी है। हम उससे पहले उन विषयों को खोज खोज कर आपके बीच में ला रहे हैं जिसको लेकर कुछ ना कुछ घटनाक्रम है, कुछ सोच विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। उसी के बीच हमारे साथ आज विषय है लोटस का खौफ, शपथ का सहारा। संदर्भ यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी को जहां बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट तौर पर प्रदेश में, वहां पर भी भाजपा की जब सरकार बन जाती है तो विपक्षी दल बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं क्यों ऑपरेशन लोटस हो गया। ऑपरेशन लोटस के तहत क्या हुआ कि जो अन्य पार्टियों से जीते हुए हैं वो भाजपा का साथ देने के लिए तत्पर हो गए। मध्य प्रदेश इस संदर्भ में 2020 को कांग्रेस की दृष्टि से कटु अनुभव से गुजरा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपनी निष्ठा परिवर्तित कर भाजपा का साथ देने का फैसला कर लिया और नतीजा यह हुआ कि कमलनाथ 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल कर लिया। अब जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं उससे पहले कांग्रेस दूध से जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, इस मुहावरे को चरितार्थ करने की कोशिश में कांग्रेस के द्वारा अपने सभी 230 प्रत्याशियों की बैठक 26 तारीख को भोपाल में बुलाई गई है। बताया गया है कि यहां पर मतगणना में किस तरीके की सावधानी बरतनी है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात इन तमाम अनुभवी नेताओं को यह सिखाया जाएगा कि मतगणना के समय आप क्या करें क्या नहीं करें। पर इसके साथ साथ खबर यह आ रही है कि वहां पर उन्हें शपथ भी दिलाई जाएगी और इस बात की शपथ दिलाई जाएगी कि वह पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। क्या एक शपथ आने वाले ऑपरेशन लोटस की तथाकथित संभावना को खत्म कर देगी? यह हमारा विषय है। यह आशंका कितनी जायज है और इन आशंकाओं का समाधान एक शपथ के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही कांग्रेस कितना वास्तविकता के नजदीक है, यह हमारी चर्चा का विषय है। 3 खास मेहमान हमारे इस रोचक विषय का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में पारस सकलेचा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, आरोप पत्र समिति के प्रमुख थे जिसके बूते पर कांग्रेस को उम्मीद है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। हमारे साथ गोविंद मालू जी हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के प्रचंड बहुमत आने की घोषणाएं कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। तो गोविंद मालू जी पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है, इसके लिए हमने गोविंद मालू जी को बुलाया हुआ है। और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, बहुत ही तथ्यपूर्वक अपने तर्कों के सातवें विषय का विवेचन करते हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पारस सकलेचा जी से करेंगे, पर 3 बयान उससे पहले सुनेंगे जो हमारे इस कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार सुनिए बारी बारी से 3 बयान। पहला बयान राजेंद्र सिंह जी का है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। दूसरे हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सज्जन सिंह वर्मा का बयान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कमलनाथ की छाया के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और तीसरा नाम पंकज चतुर्वेदी का है, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आजकल भाजपा के प्रवक्ता। ये बयान सुनते हैं और पारस सकलेचा जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कि हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जो प्रिसाइडिंग व्यक्ति है उस टेबल का, उससे सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि बाद में जब नतीजे घोषित होते हैं तो कोई घालमेल ना हो पाए। तो ये चीज़ें हैं और किस तरह से इंटरैक्ट करना है, क्या करना है, और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू हो जाए पहले, और उसका जो डिक्लेरेशन है लास्ट राउंड के पहले हो जाना चाहिए। तो ये कभी कभी फॉलो नहीं होता है और अगर पोस्टल बैलेट्स रह जाते हैं और लास्ट राउंड ख़त्म हो जाता है तो उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि वो बाय पोस्ट आते हैं तो उसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना बड़ा सरल है। मशीन में तो आप नहीं कर सकते, आपने बटन क्लिक दबाया और सारी फिगर्स आ गए, लेकिन पोस्टल बैलेट्स में और यहाँ मार्जिनल फ़र्क है सीटों में तो वो प्रभाव डाल सकते हैं। उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिरी राउंड की जो मशीनों से गणना होगी उसके पहले पोस्टल बैलेट्स के नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। शपथ अपथ की बात नहीं है, बिल्कुल गलत बेबुनियाद बात है। असल में अब तो असली कांग्रेस बची है। जो बिके थे एमएलए, वो एमएलए नहीं, वो बंधुआ मजदूर थे, राजा महाराजाओं के नौकर थे। कोई गाय चराता था, कोई उनका ड्राइवर था, कांग्रेस के नाम पे टिकट दे दी, कांग्रेस के नाम पे जीत के आ गए थे, तो बंधुआ मजदूर बिके थे एमएलए। देखिए, ऑपरेशन लोटस जैसे विषय तो कांग्रेस ने गढ़े हैं। ये लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश में 2020 में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी उन्होंने कांग्रेस की विधायकी छोड़ी
और विधायकी छोड़ के जनता के बीच गए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए। जो लोग कांग्रेस से 2000, 4000, 5000 जीते, वो जीते 65,000 से, 63,000 से, 55,000 से, 50,000 से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। तो यदि इस स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी कांग्रेस को आपत्ति, तो कांग्रेस के विवेक का विषय है। तो पारस अगले जी आपके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। कितना डरे हुए हैं, जीत तो जाएंगे पर हमारे साथ रह पाएंगे, इस बात को लेकर इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रियंका जी, ऐसी तो बात नहीं है भाई। आपने भी लिखा है कि सूत्र से यह खबर है आपके पास में जी, और हमारे पास जो 26 तारीख की खबर है उसमें उन्होंने ये कहा कि मतगणना में क्या क्या सावधानी रखना है उसके बारे में बताया जाएगा जी, कोई शपथ की बात नहीं है, जैसे भाई सज्जन वर्मा ने भी कहा है, कोई शपथ की बात नहीं है। और हमें किसी तरह कोई डर नहीं है, क्योंकि इसलिए कि हमारी जो इस बार जो सीटें हैं वो 133 के आसपास और इससे ज्यादा आने की संभावना है जी, और ये जो मार्जिन है ये ज्यादा है। दूसरा, इस बार टिकट के वितरण में वो सारी सावधानी रखी गई है जिसकी गलती का नुकसान हमारे 2018 के चुनाव में हुआ। तो इन सारी परिस्थिति से जो निकल के आ रहा है कि अब भाजपा अपने लेटेस्ट अभियान की कोशिश में करेगी तो वह बिल्कुल सफल नहीं होगी। और जहां तक हम सोचते हैं कि वह लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगी। तो पारस जी, कुल मिला के आप भाजपा की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हैं, भाजपा को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपनी तरफ से भी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन लोटस होगा ही नहीं। अगर कोई चलावला गया तो वो अलग बात है, भाजपा का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। आपका जनादेश इतना प्रचंड रहने वाला है कि आपको कोई आशंका नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं 3 तारीख के बाद में आप चिल्लाने लगे, हाय ये इन्होंने फिर से कर दिया, हाय इन्होंने फिर से कर दिया। बिल्कुल निश्चिंत है ना आप? क्या है, हम उस समय में नहीं तो आपका ये बयान चला कि भाई पारस जी ने बोला था इस बार कुछ ऐसा नहीं होना है। मैंने ये नहीं कहा, आपने बात पूरी क्रांति निकाली है। मैंने कहा कि हम तो सब देख रहे गए, हमारे बीच में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो भाजपा का अगर लोटस अभियान करे तो उसमें जाए। और हमने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा दुस्साहस नहीं करेगी, और अगर ऐसा दुस्साहस उसे करने की कोशिश की तो उसके लोकसभा चुनाव के अंदर बुरा परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, जो अभी भी स्थिति में गंभीर है। देखिए आप देखिए 11 तारीख को इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया, मात्र 5 दिन पहले मतदान के, और उस संकल्प पत्र के विज्ञापन में उन्होंने पूरा चुनाव मोदी को हैंड ओवर कर दिया। मोदी का भरोसा, मोदी की गारंटी। 17.5 साल तो शिवराज जी यहाँ बैठे थे, तो शिवराज जी का भरोसा, शिवराज जी की गारंटी कहां गई? तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा बुरी तरह आ रही है और हो सकता है वो 60 और 70 सीट के आसपास ही रुक जाए। पारस, सीधे मर्म की बात पे आता हूं। ऑपरेशन लोटस की कोई आशंका मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को नहीं है, ये दावे के साथ कहने की स्थिति में पारस अगलेचा है? या ऑपरेशन लोटस को लेकर आपको कोई डर है, कोई भय है, कोई चिंता है, कोई आशंका है? तो तैयार है कि इस बार इतना प्रचंड बहुमत लेके आएंगे कि ऑपरेशन लोटस की सोच भी नहीं पाएंगे। तो भाई पारस अगलेचा जी कह रहा है ऑपरेशन लोटस होना तो दूर की बात, सोच भी नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं गोविंद मालू जी? खामखा में आप जो है ट्वीट कर करके लोगों को उम्मीद जगाए हुए हैं, आपका तो सुखबड़ा साहब हो रहा है। पारस अगलेचा जी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ ये बता रहा है। क्या कहते हैं गोविंद मालू जी? देखिए, पारस अगलेचा जी जो कह रहे हैं क्या वो पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वर है, और ये जिस षड्यंत्र की आशंका से ग्रसित हैं जी, वो आत्महार की पटकथा है। और हम षड्यंत्रों को नहीं, हम तो मंत्रों को रचने वाले लोग हैं, और ये कांग्रेस के लोग चूने को शायद समझ के चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह की आशंका जो है नहीं उसके बारे में क्यों इस तरह की बातें करना, क्योंकि इन पर अपने पर भरोसा नहीं है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम कभी तोड़फोड़ में भरोसा नहीं करते। इनके लोगों को ये संभाल के रखे कितने निष्ठा के साथ रहते हैं। हमारी भी हम जब सरकार में तो हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, कोई टूटा क्या? हम हमारे लोगों पर हमारा भरोसा था। इनके लोगों को इनको भरोसा रखना चाहिए। और जैसा कि सज्जन वर्मा जी का मैंने बयान सुना
तो कांग्रेस की ये हालत थी कि वो चौकीदार, ड्राइवर और माली या इनको टिकट देते थे। जी यानी इतने साल तक क्या यही करते रहे वो? अब जाने के बाद में 10 तरह के उलाहने लगा रहे हैं, 10 तरह की तोहमत लगा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब क्या और बताऊं मैं गोविंद मालू जी, मेरी दिक्कत यह है कि 2018 में भी आपको मैं देखता, सुनता, पढ़ता था, तब भी भाजपा प्रचंड बहुमत से ही सरकार बना रही थी। पर बहुमत तो दूर की बात है, आप तो अल्पमत में चले गए कांग्रेस के मुकाबले। और ऑपरेशन लोटस जैसा करिश्मा तो हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसका नाम जो भी दे दिया जाए। तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो ऑपरेशन लोटस का अनुभव कैसा रहा आपका? क्या ऐसा ऑपरेशन दोबारा करना भी आपको सुखद लगेगा, या वो अनुभव इतना कटु रहा, लोगों ने आपको इतना परेशान किया जिन्हें आप लेकर आए, लोगों ने इतना आपको हलाकान किया, इतना भारी पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन लोटस नहीं करना भाई, सरकार रहे ना रहे, सरकार बने ना बने, भाई ऑपरेशन लोटस नहीं करेंगे? ये बताइए गोविंद मालू जी, कैसा अनुभव रहा पहले वाले ऑपरेशन लोटस का आपको? हिमांशु जी, जी ऑपरेशन लोटस तो था, है ना? जी ये आप जो कह रहे हैं, जी तो ऑपरेशन लोटस कमलनाथ का था। कमल मतलब लोटस, जी कमल ने ऑपरेशन किया। जी उन्होंने कहा उतर जाइए, जी सड़क पे जाना है चले जाइए। खुद हकाल रहे हैं, खुद भगा रहे हैं लोगों को, वचन पत्र पर फोटो लगा रहे हैं सिंधिया जी का, खुद का वचन पूरे नहीं कर रहे, वो मांग कर रहे हैं कि इसको पूरा करो, ये सब धरने पे बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा उतर जाओ आप। तो हमने थोड़ी, ऑपरेशन तो कमल हुआ, जी आपने लोटस कह दिया उसको। तो जी कमलनाथ का कमल ऑपरेशन जो हुआ उसके तहत भागे वो। हमने थोड़ी बुलाया किसी को, हमारे यहाँ हमने किसी के यहाँ से पीले चावल तो देने गए नहीं थे। जी। उन्होंने जब वचन भंग हुआ, जब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी, तब उन्होंने बात अच्छा, आप छोड़ ये के आए। जो और चावल दूसरी वावल बात, देने नहीं गए थे, ये अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह जी, ये लोग काहे के लिए बेंगलोर में दिखाई देते थे गोविंद मालू जी? आधा सेकंड और लूंगा मैं, कि जब उन्होंने आने का हमारे पास प्रस्ताव रखा, और जब हमारे यहाँ आए और उसके बाद उपचुनाव हुए, तो जनता ने उस पर मोहर लगाई, समाप्त हो गए विषय। जनादेश से बड़ा क्या, कौन से किसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? और इतने अंतर से जीते। आज तक 1956 के बाद इतिहास में उन सीटों पर इतने बड़े अंतर से हम नहीं जीते, चाहे सांवेर, सांची, कैसे भी, कोई सी भी सीट आप उठा के देख लीजिए। जी तो हम तो ये इसका प्रमाण था कि जनता से किए गए वादों के लिए वो लोग कांग्रेस छोड़कर आए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास अपना प्रस्ताव रखा और हमारे साथ शामिल हुए, हमने अच्छा सरकार गोविंद बनाई। मालू जी, एक बात उसमें क्या, बताओ, आप बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बड़ा मुरीद हूं मैं आपका। आपने कितनी भावुकतापूर्ण बात कही कि देखो, जनता के हितों के लिए, जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए ये लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। भाई कमाल की बात कही गोविंद मालू जी। सबसे बड़ा वादा क्या था भाई 2018 में कांग्रेस का? 2018 में कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफी। 15 महीने में वादा पूरा ना हुआ, आपके साथ तो उन्होंने पूरे 3.5 साल बिताए। वो कर्ज माफी का वादा ये 22 लोग पूरा करा पाए कि नहीं करा पाए? थोड़ा सा गोविंद मालू जी इतना बार बताएं, तो फिर रमेश शर्मा जी के पास चला जाए। हिमांशु जी, ये वादा था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, जिसको उन्होंने वचन पत्र कहा, उसमें बेरोजगारी भत्ते का भी वादा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऋण वेव करने का भी वादा था, और भी कई सारे वादे थे जिनके लिए सड़क पर बैठे कई, मनोहरलाल गोयल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कई लोग। वो वादे कांग्रेस के थे। हमने जो संकल्प पत्र में हमारी बात कही थी, हमने शेष समय में 3 साल में न केवल उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया, और हमने उस अनकरीब उसको पूरा किया, बल्कि जो नई नई चीजें भी हमने अच्छा लागू गोविंद की। मालू जी, आपने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया नहीं, ये आपको भी ईमानदारी से पता है। आपने कितना भावुकतापूर्ण तर्क दिया था ना कि देखो, ये 22 लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में इसलिए आए क्योंकि जनता से किया हुआ वादा पूरा नहीं हो रहा था। हमने एक मासूम सा सवाल आपसे कर लिया गोविंद मालू जी कि भाई कांग्रेस से भाजपा में आके ये उस वादे को पूरा करा पाए कि नहीं करा पाए? तो गोविंद मालू जी हमको उत्तर दे रहे हैं कि देखो, वो वादा था कांग्रेस का, हमने 3.5 साल में जो भाजपा के वादे थे उन्हें पूरा किया। तो इन 22 लोगों का आना क्यों हुआ, ये अभी भी अनुत्तरित रह गया। पर मैं रमेश शर्मा जी आपके पास चलता हूँ। देखो, दोनों लोग कितने पाक साफ अपने आप को बता रहे हैं। रमेश जी, आप मुग्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक तरफ पारस सखलेजा जी बता रहे हैं कि अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, हमने बहुत सोच समझ कर टिकट दिए हैं। और गोविंद मालू जी बोल रहे हैं कि हमारे को ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? अब मध्य प्रदेश इस सियासत से उबर चुका है? देखिए,
मोटे तौर पर ये तो मान करके नहीं चला जाना चाहिए कि कोई कहीं नहीं जाएगा। जी। आप अगर देखें कि जब से राजनीति शुरू हुई है स्वतंत्रता से पहले ही, जी। स्वतंत्रता से पहले भी लोग पार्टियां छोड़ करके गए हैं और उन्होंने नई पार्टियां बनाई है, एक लंबा इतिहास है जी। स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद भी अगर आप देख लें तो 52 से ही कहीं ना कहीं लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और नई पार्टी बना रहे जी। हैं। आप अगर 1967 का देखें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कितने लोग विधायक टूटे और संबित बनी, मध्य प्रदेश में कितने 36 विधायकों ने त्याग पत्र दिया और फिर संबित बनी, गुजरात में आप देखें शंकर सिंह वाघेला ने उनकी अपनी सरकार गिराई। तो ये पूरे देश भर के हर प्रांत में ऐसा रिकॉर्ड है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अब आगे से कोई किसी पार्टी का विधायक दूसरे में नहीं जाएगा, ये माना ही नहीं जा सकता। मैं तो कम से कम नहीं मान सकता क्योंकि इतिहास नहीं है। दूसरा, अब जहां तक बात आती है 2023 के रिजल्ट के बाद की बात आती है, पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा लगता है कि हंग असेंबली जैसी स्थिति नहीं होगी। जिस किसी को भी होगा उसको पूर्ण बहुमत होगा। और अगर बाय द वे ऐसी स्थिति बनती भी है तो मैं पारस सकलेचा जी की इस बात का समर्थन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तक इस तरह की कोई जोखिम नहीं उठाएगी। अगर आपको हिमांशु जी ध्यान हो, पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के आसपास ये चर्चा चली थी कुछ निर्दलियों को टूटने की, लेकिन भाजपा हाईकमान ने उसको मना कर दिया था कि अभी हमको लोकसभा चुनाव तो कुछ नहीं करना, वरना ये सरकार मई में गिर चुकी होती कमलनाथ जी की। और कमलनाथ जी की सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के भीतर कुछ था। ये जो 22-24 लोग चले गए वो तो छोड़ ही दीजिए, किस तरह के बयान लक्ष्मण सिंह ने दिए थे, किस तरह के बयान उमंग श्रृंगार के थे, किस तरह के बयान बिंद के एक नेता वहां से आए थे, अजय सिंह का भी एक इस तरह का बयान आया। तो वो जो बयानबाजी उस तरह की चल रही थी उससे लग रहा था कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि पिछली बार जैसा थोड़ा वैचारिक अराजकता जैसा या असमंजस थी कि इस बार कांग्रेस में नहीं होगा। और इस बार कांग्रेस में नहीं होगा, 2018 के अनुभव से कांग्रेस ने भी कुछ सीखा है। 26 तारीख को जो उन्होंने बैठक बुलाई है, इसमें यह बात सही है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखने के, निगरानी रखने के कुछ फार्मूलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शपथ दिलाएंगे इसकी संभावना मुझे भी कम दिख रही है। उसका कारण है, अगर वो शपथ दिलाएंगे तो जीतने के बाद दिलाएंगे, जीते हुए विधायकों की 230 विधायकों को लाइन में खड़ा करके शपथ दिलाएंगे। मैं रमेश जी थोड़ा सा आपको रोकता हूं। इस प्रकार के दृश्य हमने चुनाव के दौरान देखे। अभी वो दिग्विजय सिंह घूम रहे थे प्रदेश में, कई जगहों पर जाते तो शपथ दिलाते थे सारे दावेदारों को, शपथ लीजिए कि जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो भाई शपथ के साथ उम्मीद बांधने के संदर्भ में कांग्रेस ने उदाहरण दिए हैं, तो अभी ऐसा उदाहरण देने में दिक्कत क्या है? ये बात सही है कि शपथ उम्मीदवार के चयन में इस तरह की शपथ दिलाई थी। ये संभवतः उन्होंने अपनी बगावत रोकने की दृष्टि से दिखाई थी, लेकिन उस शपथ का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। बगावत तो हुई, महू में बगावत हुई है, बड़नगर में बगावत हुई है, भोपाल उत्तर में बगावत हुई है, बिंद में कितनी बगावत है, तो उस शपथ का कोई बहुत असर नहीं पड़ा। और मुझे व्यक्तिगत जानकारी में बताता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब ये शपथ दिलाई थी तब महू में जिन्होंने बगावत की, बड़नगर में जिन्होंने बगावत की, वो उसमें उपस्थित थे दोनों को दोनों। तो कुल मिलाकर के अगर शपथ दिला भी देंगे तो उसका कोई बहुत असर उसका कोई बहुत मायने नहीं है। पारस सकलेचा जी वापस आपके पास आता हूं। शपथ की कोई अहमियत नहीं है, शपथ लेने के बाद भी लोग मुकर जा रहे हैं। कोई नया फार्मूला खोजिए ना जिससे लोग टिके रह जाएं आपके साथ में, या इसी उम्मीद में बंधे रहेंगे और फिर धोखा खा जाएंगे जैसे 2018 में खा गए। राजेंद्र सिंह जी ने हमारे साथ बातचीत में बोला, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये फूक क्या है इस बार? देखिए, मैंने पहले भी कहा अपनी चर्चा में कि इस बार हमारा जो बहुमत आ रहा है वो बड़ा बढ़ के आ रहा है पहले की तुलना में, 2018 की तुलना में। क्योंकि जो अभी जो अंडर करंट का जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसा कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में 7% मत, 5 से 7% मत बीजेपी का कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। अगर इसको माने तो हमारी सीट का जो अंतर है और भाजपा की सीट का अंतर है वो 50 के आसपास जाता है। ऐसे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि, और शर्मा जी ने भी कहा कि वो नहीं कर पाएंगे ऐसा हिम्मत। और गोविंद बालू जी बराबर बचते रहे आपके उत्तर देने से कि भाई उन्होंने पहले क्यों कहा लोग हमारे पास आए। अरे लोग तुम्हारे पास आए, कोई चोर तुम्हारे पास आए तो उस चोर को अपने घर में क्यों रख रहे हो? उसको भगा देते ना कि भाई तुम जिधर के उधर जाओ, हमारे पास क्यों आ रहे हो? पर चोर की दाढ़ी में तिनका ना, इसलिए इन्होंने अपने पास रखा उन्हें।
और उनको ले गए, उनकी खातिरदारी की, उनकी जी हुजूरी की, उनके कदमों में सिर झुकाए पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, अमित शाह जैसे ने जाके बेंगलोर में उनके चरणों में सिर झुकाए और फिर उनको लेके सरकार बनाई। और सरकार फेलियर है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 5 दिन पहले जब इन्होंने तय किया था कि हम मोदी के चेहरे को नहीं लाएंगे, 4 नवंबर को पहली सभा मोदी जी की रतलाम में हुई जहां से मैं लड़ रहा था, और वो सभा इतनी फीकी रही और मोदी जी की सभा में कोई जोश भी नहीं था। अब इन्होंने 12 नवंबर को जो एडवर्टाइजमेंट अखबार में दी है उसमें मोदी की गारंटी और मोदी का भरोसा। मेरा मालू साहब से कहना, बहुत विद्वान आदमी है, मैं कई बार मिला इनसे, मेरा मालू साहब से पूछना कि शिवराज की गारंटी और शिवराज का भरोसा क्या गया, कहा गया? शिवराज ने कहा था लाडली अच्छा, एक मिनट रोकिए पारस अगलेजा जी, ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के होते हुए जिसने एक चुनाव नहीं लड़ा, प्रियंका गांधी ने, उस प्रियंका गांधी की गारंटी के मायने हैं? पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी, अगर उनके नाम से भाजपा ने गारंटी की बात कर दी तो अपराध हो गया। जितनी प्रियंका गांधी की उम्र है उतनी के आसपास का राजनीतिक जीवन है कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपने उदाहरण को देखिए, आपका ये जो उदाहरण है वो बेच नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट है, और आप प्रियंका जी की जो बात कह रहे हो उनकी आम सभा की है। देखिए, आम सभा और अखबार में लिखना दोनों में अंतर है। क्या दोनों को एक तरह से कैसे तोल सकते हैं? अच्छा, मतलब लोगों ने, जो कांग्रेसियों ने कहा ये प्रियंका की गारंटी है, प्रियंका गांधी की गारंटी है, गलत है। प्रियंका गांधी की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ये कहना चाहते हैं पारस अगलेजा जी? उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, एक भाषण था देके चली गई। देखो जी, प्रियंका जी की भी है, राहुल जी की भी है, खड़गे जी की है, पर वो गारंटी इस प्रकार से है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को जो 11 वचन दिए हैं, हम वो वचन कमलनाथ जी पूरे करेंगे, उसकी गारंटी दे है। यहाँ पर उन्होंने यह कहा कि मैं शिवराज की ने जो वचन दिया उसकी गारंटी पूरी करूंगा। शिवराज ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं पूरी करूंगा। शिवराज ने कहा मैंने 56,000 करोड़ के काम का उसने शुभारंभ कर दिया, 58,000 परियोजना, तो मैं वो पूरी करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पूरे चुनाव को अपने पे केंद्रित किया। तो हमारा प्रश्न है कि शिवराज को साइड में करने की जरूरत क्या हुई मालू जी को? जी मुझे बता देना भाई, शिवराज को रखते ना, शिवराज का चेहरा लाते, शिवराज की गारंटी लिखते, शिवराज का भरोसा लाते, फिर हम उनको बताते कि कितनी सीट पर नहीं पड़ जाते। अच्छा, एक बार बताइए, 2018 में जब आप स्पष्ट बहुमत ना पाते हुए भी भाजपा से ज्यादा सीटें पाए थे, तो आपने क्यों कमलनाथ जी को उसका श्रेय नहीं दिया था? क्यों आपने इसे राहुल गांधी की जीत के रूप में बताया था? पारस अगलेजा जी, बस इतना बार बता दीजिए, फिर मैं गोविंद मालू जी के पास चलता हूं। भाई, उन्होंने ऐसा अपराध क्यों किया कि नरेंद्र मोदी को इतना आगे किया? मैं जाऊंगा आपके सवाल को लेकर। तिवारी साहब जी की श्रेय देने की बात होती संदर्भ को लेकर। अगर हम राज्य स्तर पर बात करेंगे तो सारा श्रेय कमलनाथ जी को जाएगा, जब लेकिन केंद्र स्तर पर जब बात करेंगे तो वो श्रेय राहुल जी को भी जाएगा। राहुल जी को ही नहीं, ही और भी अंतर समझेगा। तो ये भी अंतर है। वो संदर्भ क्या है? अगर मैं स्टेट लेवल में बात करूंगा, स्टेट के किसी सभा में बोलूंगा, स्टेट के डेलीगेट्स के बीच में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये कमलनाथ जी की मेहनत और उनके कारण ये हम चुनाव जीते हैं। लेकिन जब मैं केंद्र की किसी सभा में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि राहुल जी का भी इसमें श्रेय रहा है। ये हमारा मुद्दा है। चलिए पारस जी, 2018 का बयान आपको दिखवाऊंगा, उसमें ही तलाशता रहूंगा मैं कि आपने राहुल जी ही क्या है कि राहुल भी हैं। तो जरा आपको इसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध जरूर करूंगा। पर मैं गोविंद मालू जी वापस आपके पास आता हूं। पारस अगलेजा जी बहुत मुग्ध है, उनकी मुग्धता, उनकी प्रसन्नता आपको कितना बेचैन कर रही है, इसके संदर्भ में गोविंद मालू जी कुछ कहेंगे आप? उन्हें लगता है कि इस बार मुकाबला है ही नहीं, इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस को देने के लिए टूट पड़ी है जनता कि आपका कोई ऑपरेशन का मामला बनने वाला नहीं है। हिमांशु जी, जी, आत्ममुग्धता का तो कुछ किया नहीं जा सकता जी, जिनकी जनता के नब्ज पर जिनका हाथ नहीं है, उन्हें आत्ममुग्ध होने में फायदा है। अभी तो 3 तारीख तक तो आत्ममुग्ध हो जाए वो, उसके बाद में जिस तरीके से धड़ाम से गिरेगी कांग्रेस का पहली बार नहीं हो रही है। जब 2003 में सारे दुनिया को लग रहा था, सारे राजनीतिक विश्लेषकों को, सारे जानकारों को, सारे पंडितों को लग रहा था कि ये दिग्विजय सिंह की सरकार बुरी तरह जाने वाली थी, तब भी वो आत्ममुग्ध थे। तब भी वो शपथ के लिए टेंट हाउस को उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे, भोजन वाले को ऑर्डर दे दिए थे, सबको कि हम शपथ लेने वाले हैं। तो कांग्रेस की आत्ममुग्धता का तो आप भगवान ही मालिक है। हम आत्ममुग्ध नहीं है, हम तो विश्वासी हैं। हम विश्वासी हैं जनता के जनादेश को लेकर, और हम इसलिए विश्वासी कि हमने काम किया है। अभी पारस जी कह रहे थे, मैं उस बात का भी जवाब दे दूं कि नरेंद्र मोदी जी को क्यों आगे किया। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं,
हमारे नेता है, हम तो अटल जी को भी आगे करते थे। बच्चा बच्चा अटल बिहारी, तो बच्चा बच्चा अटल बिहारी क्यों बोलना पड़ता था? हमारे देश के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। केंद्र, हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे इंजन पटरी से उतर गया, आप ही कहते थे हम पटरी से उतार देंगे इंजन को। अरे आप उतारने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जनता उस इंजन को वही पटरी पर रखकर तो तेज गोविंद दौड़ाना मालू जी, जब आपका आत्मविश्वास इतना है 3 तारीख को लेकर, तो आप आश्वस्त कर सकते हैं प्रदेश को, हमारे दर्शकों को, कि इस बार हम विधायकों के लाने ले जाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो जनादेश आएगा उसके अनुसार ही 5 साल सरकार चलेगी। अगर आपको प्रचंड बहुमत चल रहा है तो आपकी सरकार चलनी है, और अगर हमें बहुमत नहीं मिला तो हम 5 साल तक धैर्यपूर्वक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। हमें कांग्रेस से कोई नहीं चाहिए, हम ऐसा उपक्रम दोबारा नहीं करेंगे। क्या गोविंद मालू जी ये कहने के लिए तैयार है? जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी कपोल कल्पित बात का उत्तर दिया नहीं जा सकता, और इसलिए नहीं दिया जा सकता कि हम आश्वस्त हैं कि हमें बहुमत से ज्यादा 2/3 बहुमत हमको मिल रहा है, हम सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये किंतु परंतु अगर मगर मतलब ये आएगा, ये वो आएगा। कपोल कल्पित है कि अगर हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो आप ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे, ये कपोल कल्पित है। और हमें 2/3 बहुमत मिल रहा है, इसमें कोई कल्पना नहीं है गोविंद मालू जी। वाह, वाकई ऐसा होता है? इस बारे में कोई भी हम संशय नहीं है हमें कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, हमें संशय नहीं है। तो हम जी। इसके अगर मर की बात क्यों करें? और हमने तो कभी किसी को नहीं तोड़ा, पहले भी नहीं। अगर तोड़ते तो हम शुरू दिन बना लेते। जब इनके 109, हमारे 109 थे, इनके 114 थे, उसी दिन बना लेते हम। जी। हमने किसी को कोई न्योता नहीं दिया, हमने किसी के घर पीले चावल नहीं रखे। ये तो इनके घर में ही सर फुटे। बोला आपने ही बताया, उमंग सिंगार कहते हैं दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है, भू माफियाओं के संरक्षण दाता है, शराब माफिया, और उनको ये करते हैं। और कुछ दूसरे नेता कुछ कह रहे थे, सज्जन वर्मा कह रहे थे किचन कैबिनेट में अधिकारी हैं, अलग अलग ढंग से काम कर रही है, और कमलनाथ जी की कार्यकर्ता उसमें है नहीं। तो ये इस तरह के अंदर जो सरफुटेबल चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं गोविंद मालू जी। लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं कि इस बार भी नहीं होगा। वो ये तो दावा करने के लिए तैयार है, इस कल्पना के साथ है कि हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। 2/3 बहुमत का भी दावा कर ले रहे हैं। पर अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इस बार तो विधायकों को अपने पाले में नहीं ले आएंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पारस अखलेजा जी हैं, वो भी गोविंद मालू जी जैसे दावे के साथ में है। इतनी सीटें आ रही है कांग्रेस के पास, चाहे भी तो छोड़ के जगह नहीं मिल सकती है। तो इसके बीच में रवि शर्मा जी, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आना चाहता हूं। ये 2 अपनी अपनी पार्टियों के प्रबुद्ध प्रवक्ता जो दावे कर रहे हैं, इन्हें आप कितनी हकीकत और कितनी कल्पना के तौर पर देख रहे हैं? ये वाकई इतने ईमानदार रहने वाले हैं? ये अपने दावों पर आने वाले समय में इतने ही खड़े उतरने वाले हैं, या आने वाले समय में उस तमाशा का हिस्सा बने हुए दिखेंगे जिसमें एक इधर उछलता हुआ एक इधर उछलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये दोनों तो दावे अपनी अपनी जगह हैं। जी। भविष्य में क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप दोनों दावों की सीटें जोड़ लें तो वो सीटें विधानसभा की कुल संख्या से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन फिर भी एक बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, यद्यपि संभावना कम है पिछले बार जैसी, लेकिन अगर स्थिति वैसी बन गई तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों पार्टियां जोड़ तोड़ ना करें। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता यदि किसी एक पार्टी ने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना भी ली तो दूसरी उसको 5 साल इंतजार करेगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। तो कुल मिलाकर के यदि कुछ अधर में कुछ परिणाम आते हैं और अन्य लोगों की मदद से सरकार बनती है तो उस सरकार पर प्रश्न चिन्ह बना लगा रहेगा ही हमेशा के लिए। तो अभी तो मेरा इस पर है कि किसी न किसी को बहुमत पूर्ण मिलेगा, नहीं मिला तो फिर ये संभावना खाता खुला ही रहेगा कि वो तोड़फोड़ करेंगे ही। उसका एक कारण है, उसका कारण केवल ये है कि राजनीतिक दलों में वो जो भाव कभी हुआ करता था कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अब राजनीति सत्ता का मार्ग जो है वो ज्यादा प्रबल हो गई है। इसलिए राजनीतिक दल अगर सत्ता के समीप रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से ये सीढ़ी क्रॉस करके सत्ता पर पहुंच जाएं। ये पूरे देश के हर प्रांत में आप ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा आपको। जी, तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर लोटस ऑपरेशन की संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकता। अब वो लोटस ऑपरेशन कांग्रेस के द्वारा चलेगा या भाजपा के द्वारा? भाई कमलनाथ जी अगर अपने साथ विरोधी दल के विधायकों को लाने की कोशिश है तो भी ऑपरेशन लोटस है, कमलनाथ का ऑपरेशन। और अगर कांग्रेस के संदर्भ में भाजपा की कोशिश है तो वो भी ऑपरेशन लोटस है। पर इतना तय है कि इस ऑपरेशन लोटस की काट कोई शपथ वपथ नहीं हो सकती, कुछ बेहतर उपाय खोजने होंगे।
पार्टियों को कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके खोजने होंगे पार्टियों को। मैं शपथ से अगर बात बनती होती तो फिर कहानी कुछ और होती, जैसा रमेश शर्मा जी ने बताया कि प्रत्याशी चयन के समय में शपथ दिलाई थी, जिन्होंने शपथ ली थी वो बागी बने हुए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रहा है? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दिया सादर प्रणाम।